स्टूडेंट लास्ट टॉपिक हमारा है इसमें लेगेसी। लेगेसी जो मतलब विरासत, लेगेसी को कहते हैं विरासत की। जो 1977 का इलेक्शन है या इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी के बाद जो 1977 का इलेक्शन है वो हमें विरासत में क्या दे के गया, यानी विरासत में क्या मिला हमें, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो लेगेसी देखते हैं हम इसकी। देखो, बट वॉज इट ओनली अ केस ऑफ रिटर्न ऑफ द इंदिरा गांधी। देखो 1980 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी की वापसी हुई। इंदिरा गांधी जो है दोबारा से हमारी फिर प्राइम मिनिस्टर बनी। यहाँ पर कांग्रेस की एक तरह से वापसी हुई। अब ये केवल एक उनकी वापसी ही नहीं थी। बिटवीन द इलेक्शंस ऑफ 1977 एंड 1918 द पार्टी सिस्टम हैड चेंज। जो पार्टी का सिस्टम था वो ऑलरेडी अब चेंज हो चुका था, ड्रामेटिकली चेंज आया था पार्टी सिस्टम में। 1969 से पहले जो कांग्रेस पार्टी थी हैड स्टार्टिंग शेडिंग इट्स कैरेक्टर एज एन अम्ब्रेला पार्टी विच अकोमोडेटेड लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ द डिफरेंट आइडियोलॉजिकल डिस्पेंसेशन एंड व्यू पॉइंट्स। देखो पहले जो कांग्रेस पार्टी का जो कैरेक्टर था, एक तरह से एक ऐसे अम्ब्रेला की तरह थी वो पार्टी, जो जिसमें कि सभी डिफरेंट आइडियोलॉजिकल जो पर्सन होते थे, डिफरेंट व्यू पॉइंट रखने वाले जो पर्सन होते थे, सब अपनी एक तरह से उस पार्टी की छाया में रहते थे। सब मतलब कहने का मतलब क्या है कि सभी विचारधाराओं को समाहित करने वाली पार्टी थी एक टाइम पे कांग्रेस। लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी चेंज हो चुकी थी। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था किस तरीके का, कि वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ है। कांग्रेस ने अपने आप को एक सोशलिस्ट और प्रो पुअर पार्टी कहलाना शुरू कर दिया था, कि वो एक समाजवादी विचारधारा पर आधारित पार्टी है और वो गरीबों की हितकारी पार्टी है। देखो जो 1917 का जो टाइम पीरियड है, जो कांग्रेस की पॉलिटिकल सक्सेस रही है, वो उसमें ज़्यादातर किस पे डिपेंड रही, लोगों को अट्रैक्ट करने में, लोगों को अट्रैक्ट करने में। और लोगों को अट्रैक्ट किस तरीके से, कि सोशल और आइडियोलॉजिकल डिवीज़न के बेस पर। मतलब अब जो कैरेक्टर था कांग्रेस का वो चेंज हो चुका था, या फिर इंदिरा गांधी की अपील पर वो डिपेंड रह गई थी। जैसे कि एक लीडर ही पार्टी को कंडक्ट कर रहा था। पार्टी की सिचुएशन एक इस तरीके की पार्टी जो है कांग्रेस अब बन चुकी थी। विद द चेंज इन द नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अदर opposition party relied more and more on what is known in Indian politics as नॉन कांग्रेसिज्म। अब जो कांग्रेस पार्टी की ये जो सिचुएशन थी, ये जो नेचर जो चेंज हो रहा था, उससे क्या हो रहा था, जो अपोजिशन है वो हमारे देश में अराइज हो गया। और नॉन कांग्रेसिज्म की जो पॉलिटिक्स है वो हमारे देश में जिसके नाम से वो जानी जाती है, अपोजिशन पार्टी किस नाम से जानी जाती थी, एक तरह से नॉन कांग्रेसिज्म की। तो ये विरासत में हमें मिलता चला गया टाइम टू टाइम, कि कांग्रेस का जो डोमिनेशन है, जो डोमिनेंस पीरियड है, वो अब खत्म हो रहा है। दे ऑल्सो रियलाइज द नीड टू अवॉइड अ डिविजन ऑफ नॉन कांग्रेस वोट्स। अब मतलब उनको ये रियलाइज हो चुका था कि जो नॉन कांग्रेस है वो अब अपने वोट को डिवाइड ना करे, यानी वो अब जो है एक साथ जो अपोजिशन है वो स्ट्रोंग हो गया था। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो जो अपोजिशन वो स्ट्रोंग बन गया था, अपोजिशन ने अपना एक बेस बना लिया था। और बेस बनाने में ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इन्होंने जो मेजर रोल प्ले किया है, जो कि कांग्रेस पार्टी का जो नेचर का चेंज होना, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों ने अपना रोल प्ले किया है। उसके बाद यही सारा जो फैक्टर हमें दिखाई देता है कि 1977 के इलेक्शन में ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दी हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखो, इन एन इनडायरेक्ट मैनर द इशू ऑफ वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड। अब सेकंड जो पॉइंट इसमें आता है, जो लेगेसी में सेकंड पॉइंट हमारा आता है, वो बनता है बैकवर्ड कास्ट का एक इशू। देखो बैकवर्ड कास्ट का इशू जो है वो स्टार्ट हो चुका था उनकी वेलफेयर के लिए। जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है वो उसी टाइम पे हमारे देश में आया था, मतलब उसने हमारी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। एज वी सो अबाउ द रिजल्ट ऑफ, जैसे 1977 का इलेक्शन है, उसमें ये जो बैकवर्ड कास्ट का जो इशू है वो नॉर्थ इंडिया में दिखाई दिया, जो कि हमें इलेक्शन पे उसका इम्पैक्ट भी दिखाई दिया। अब बहुत सारे ऐसे स्टेट रहे हैं जहां पर कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, स्टेट इलेक्शन हुए हैं, और इस इशू के साथ वहां पर नॉन कांग्रेस पार्टी की जो मतलब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वहाँ पे बनी है, यानी बैकवर्ड कास्ट ने अपना एक रोल प्ले किया है। बैकवर्ड कास्ट का जो इशू है उसने अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये चीज़ भी हमें विरासत में मिली है। उसके बाद देखो, द इशू ऑफ रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस बिकेम वेरी कंट्रोवर्शियल इन बिहार एंड फॉलोइंग दिस द मंडल कमीशन। स्टूडेंट जो 1977 में हमारे पास जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके टाइम पर एक मंडल कमीशन अपॉइंट किया गया था, जो बैकवर्ड कास्ट से रिलेटेड ही एक कमीशन था, जिसकी कुछ रिकमेंडेशन थी जो हम आगे डीपली पढ़ेंगे, जो ओबीसी कास्ट से रिलेटेड था, जिसकी रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन थी, जो कानून बना था उस टाइम पे।
तो यू विल रीड मोर, मतलब इसको आप आगे के चैप्टर्स में काफ़ी डीपली हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद देखो, द इलेक्शन आफ्टर द इमरजेंसी सेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस चेंज इन द पार्टी सिस्टम। तो ये इलेक्शन जो रहे इमरजेंसी के बाद, तो उसमें जो पार्टी के सिस्टम जो एक अलग प्रोसेस जो है वो सेटअप हो चुका था पार्टी के लिए, मतलब पार्टी सिस्टम काफ़ी हद तक हमारे देश में चेंज हो गया था। तो ये भी एक टॉपिक है इसमें, विरासत, ये भी हमें विरासत में मिला। उसके बाद द इमरजेंसी एंड द पीरियड अराउंड इट कैन बी डिस्क्राइब एज ए पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। इमरजेंसी के टाइम पीरियड को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का टाइम पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इट हैड इट्स ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल ओवर द जुडिक्शन, क्योंकि इसके ही ओरिजिन में, मतलब इसी से अराइज हुए हैं हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल हुए हैं, किस किस के बीच में, जो जुडिक्शन पार्लियामेंट और के बीच में, जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में जो एक बैटल रहा है, कि जो पार्लियामेंट का एक जो इम्पैक्ट रहा है जुडिशरी पे, वो सारी चीज़ें भी इमरजेंसी से ही हमें पता चली हैं, इसी के ओरिजिन में है ये सारी चीज़ें भी। ऑन द अदर हैंड इट वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के साथ साथ ये टाइम पीरियड एक पॉलिटिकल क्राइसिस का टाइम पीरियड भी रहा है। द पार्टीज पावर हैड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब पार्टी के पास पूरी मेजोरिटी थी। इट्स लीडरशिप डिसाइडेड टू सस्पेंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, फिर भी इसकी लीडरशिप ने डिसाइड किया कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सस्पेंड करेगी, मतलब उसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया, जबकि उसके पास पूरी मेजोरिटी थी। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उनको मतलब उनको ट्रस्ट था, विश्वास था उनको कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी वुड बेसिकली अबाइड बाय द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं, जो प्रजातंत्र के नॉर्म्स होते हैं, कम से कम उनको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग काम करेगी। इवन इमरजेंसी के टाइम भी, जबकि गवर्नमेंट वुड यूज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, जब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज़ कर रही है, इट्स यूज़ वुड बी विद इन द नॉर्म्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता था कि वो अपनी पावर का वो यूज़ कर रही है, वो कानून के अनुसार करेगी, मतलब जो नॉर्म्स वगैरह जो लगा रही है, रूल्स वगैरह लगा रही है, वो कानून के अकॉर्डिंग करेगी। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन उसकी ख़त्म हो गई, मतलब इस एक्सपेक्टेशन पे जो गवर्नमेंट है वो पूरी नहीं उतरी, और उसने अपनी पॉलिटिकल पावर का मिस यूज़ किया इमरजेंसी के टाइम पर। दिस पॉलिटिकल क्राइसिस वाज मोर सीरियस दैन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से भी कहीं ज़्यादा जो है क्रिटिकल हमें दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ हमें विरासत में देखने को मिली कि किस तरीके से जो हमारी जुडिशरी है वो बेबस होती दिखाई दी। हमें पता चला कहीं ना कहीं कि जुडिशरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे उसको कितनी ही मेजोरिटी उसको मिली हुई हो, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकती है। तो ये विरासत में इमरजेंसी हमारे लिए छोड़ के गई। उसके बाद लास्ट इसमें पॉइंट आता है कि अनदर क्रिटिकल इशू दैट मर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द रोल एंड एक्सटेंट ऑफ मास प्रोटेस्ट इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो इतने बड़े बड़े जो प्रोटेस्ट हुए हैं हमारे देश में, वो प्रोटेस्ट मतलब अराइज हुए, ये एक क्रिटिकल इशू रहा है हमारे यहाँ पर कि इस दौर में एक और जो मेन रहा है कि जन आंदोलन की भूमिका, यानी जो मास मूवमेंट है उनका रोल और उनकी जो लिमिटेशन है उसको लेकर भी एक क्वेश्चन राइज हुआ है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, इसी टाइम में देयर वाज अ क्लियरली टेंशन बिटवीन, अब इसी टाइम पर एक टेंशन बनी रही। टेंशन किस में बनी रही कि एक संस्था आधारित लोकतंत्र, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी है एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन, और एक ऐसी डेमोक्रेसी जो किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब होता है जो जन भागीदारी पर, यानी पूरी तरह से जो जन भागीदारी पर आधारित होती है, एक वो डेमोक्रेसी। और दूसरी जो डेमोक्रेसी होती है इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, उसमें एक टेंशन हमें दिखाई दी। ये विरासत में मिला इमरजेंसी के बाद हमें। उसके बाद देखो, दिस टेंशन में बी एट्रीब्यूटेड टू द इनएबिलिटी ऑफ द पार्टी सिस्टम टू इनकॉर्पोरेट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ये जो टेंशन है इसका एक कारण ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो पार्टी सिस्टम है, हमारा जो दलीय प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं एनेबल रहा है। इनएबिलिटी दिखी है उसकी, किसके लिए इनएबिलिटी दिखी है कि वो जनता की एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाया। मतलब ये जो टेंशन्स जो दिखी हैं हमें, ये जो टेंशन का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी और जो लोगों की जो डेमोक्रेसी है उसके बीच में जो टेंशन क्रिएट हुई है, इसमें इसका रीज़न मेन हमें दिखाई दिया, वो यही दिखाई दिया है कि जो पार्टी सिस्टम रहा है, जो लोगों के एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाया, मतलब पार्टी सिस्टम जो रहा है वो फेल होता दिखाई दिया है। ये बाकी जो और टॉपिक है कि किस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है, जो मेजोरिटी के होते हुए भी
लोगों की एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाई है। आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम स्टडी करेंगे, क्योंकि आगे के चैप्टर में हम 1980 के बाद की पॉलिटिक्स स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो मूवमेंट है, विरासत में हमें मूवमेंट्स मिले कि अगर हमें लगता है कि कोई गवर्नमेंट एंटी डेमोक्रेटिक होने की कोशिश करती है तो मूवमेंट्स के थ्रू उसको अराइज कर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है उनमें स्टडी करेंगे। ये आपका जो टॉपिक है, आई होप आपको जो लेगेसी और जो 1977 और 1980 का इलेक्शन है, ये सारा टॉपिक आपको कवर हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। इसी चैप्टर की अब फुल असाइनमेंट जो है वो आपको कल मिलेगी। असाइनमेंट को आप साथ के साथ जो नोट्स हैं आपको मिल रहे हैं उनको आप प्रॉपर अपनी नोटबुक में राइट करते जाएं, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। साथ के साथ आप जितने क्वेश्चन आपसे लर्न होते हैं वो टाइमली आप लर्न करते जाएं। थैंक यू सो मच।